हेलो दोस्तों, अलहिरा क्लासेस में आप सभी का खुशामदीद है और मैं हूं आपका दोस्त अजमल अहमद। और आज हम देखने वाले हैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बचा हुआ था पिछले पार्ट का। तो इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। और हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। मुबारक अज़ीमाबादी के वालिद का क्या नाम है? फ़िदा हुसैन वामिक। क्या है? फ़िदा हुसैन वामिक। चलिए 52 देखते हैं। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसे गैर मुरद्दफ़ कहते हैं, गैर मुरद्दफ़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। अहमद फ़राज का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? मुल्क का मतलब होता है देश। तो अहमद फ़राज पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? पाकिस्तान के, पेशावर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। हसन नईम का सन पैदाइश क्या है? हसन नईम का सन पैदाइश 1924 है। कितना है? 1924 में वो पैदा हुए थे हसन नईम। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हैं? तो परवीन शाकिर सबसे ज़्यादा गज़ल कही हैं उन्होंने, तो गज़ल गोई में उनका शोहरत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि परवीन शाकिर गज़ल गो की हैसियत से मशहूर हैं, ठीक है। 55 का ऑप्शन ए। चलिए 56 देखते हैं। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? तो वो 2004 में उनका इंतकाल हुआ, इरफान सिद्दीकी का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 57। शामिल निसाब दोहे के शायर कौन हैं? शामिल निसाब दोहे, आपके निसाब में एक दोहा है जिसको लिखने वाले हैं ज़फ़र गोरखपुरी। ज़फ़र गोरखपुरी। शामिल निसाब का मतलब होता है कि आपके सिलेबस में, आपके किताब कह सकते हैं, लेकिन किताब में भी कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो पढ़ना होता है, यानी उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और कुछ ऐसा पोर्शन होता है जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो उसे हम कहते हैं, जिससे पूछा जाता है उसे कहते हैं निसाब, ठीक है। तो शामिल निसाब दोहे के शायर कौन हैं? तो ज़फ़र गोरखपुरी हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। दोहे में कितने मिसरे होते हैं? मिसरा समझते हैं पहले कि मिसरा किसे कहते हैं। तो दो, एक लाइन, दो लाइन, 3, 4, ऐसे ही लिखा जाता है शेर, है ना। शेर व शायरी तो ऐसे ही होती है, या तो फिर ऐसे होती है, एक ही लाइन में सब आए जाते हैं। तो लाइन को, यानी ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये दोनों लाइन मिलकर शेर बनता है। क्या बनता है? ये दोनों लाइन मिलकर शेर बनता है, एक शेर। लेकिन ये दो लाइन, एक लाइन को हम मिसरा कहते हैं, एक लाइन को हम क्या कहते हैं? मिसरा। अलग अलग अगर हम कर दें तो इसमें एक शेर में कितने मिसरा? 2 मिसरा। दोहे में कितने मिसरे होते हैं? 2 होते हैं, ठीक। कितने होते हैं? 2 होते हैं, यानी दोहे में 2 लाइन करके आगे बढ़ते हैं हम। चलिए 59 देखते हैं। उर्दू में गीत की शमूलियत किस शायरी के ज़रिए हुई? शमूलियत यानी शामिल। उर्दू में गीत किस अदब से, किस ज़बान से शामिल हुए? तो वो हिंदी से। हिंदी में बहुत ज़्यादा पहले गीत गाया जाता था, और हिंदी में आज भी गीत गाई जाती है, ऐसे नहीं कि गीत नहीं लिखी जाती, आज भी गीत लिखी जाती है। और हिंदी में उर्दू में हिंदी से गीत आई है। कहाँ से आई है? हिंदी से, हिंदी से ली गई है गीत। चलिए अब उर्दू में लिखी जाती है गीत। 60 देखते हैं। सलाम मछली शहरी। सलाम मछली शहरी कब पैदा हुए? सलाम मछली शहरी कब पैदा हुए? तो वो 1921 में पैदा हुए। कब हुए? 1921 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है? दबिस्तान का मतलब होता है मरकज़, जगह, यानी उर्दू शायरी का पहला जगह कहाँ है जहाँ उर्दू सीखा गया सबसे ज़्यादा पहली बार? तो वो दबिस्तान दक्कन, दक्कन कहते हैं। दबिस्तान का मतलब स्कूल भी होता है, ठीक है, मदरसा भी होता है, कॉलेज भी होता है दबिस्तान का। तो उर्दू शायरी का सबसे पहला जो दबिस्तान है वो दबिस्तान दक्कन है, दक्कन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में नए रियासतों की तश्कील किन बुनियाद पर अमल में आई? आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में नए रियासत, जो नया नया स्टेट बना,
तश्कील का मतलब होता है जमा करना, जमा करना, तश्कील करना। किन बुनियाद पर अमल में आई, यानी एक रियासत को कैसे बनाया गया, किस बुनियाद पर बनाया गया, तो सियासी बुनियाद पर या जोग्राफियाई, मजहबी या लिसानी। तो लिसानी, लिसान का मतलब होता है ज़बान, लिसान का मतलब होता है ज़बान, यानी बात कर बोली के एतबार से तश्कील की गई रियासतों की, ठीक है, आज़ादी के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। अफसाना सेकंड हैंड के अफसाना निगार कौन है? अफसाना निगार, निगार का मतलब होता है लिखना, क्या होता है? लिखना, यानी अफसाना लिखने वाले कौन है? सेकंड हैंड अफसाना कौन लिखे हैं? तो वकीम मोहम्मद बशीर लिखे हैं। कौन लिखे हैं? वकीम मोहम्मद बशीर। 63 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 64, वात्रक नदी किस सूबे में वाक़े है? वाक़े मतलब होता है होना, यानी किस सूबे में है, और सूबा कहते हैं स्टेट, किस स्टेट में है? तो पंजाब में, महाराष्ट्र में, कश्मीर में या गुजरात में? तो गुजरात में, ये वात्रक नदी, ठीक है। एक अफसाना भी आपके निसाब में होगा, रोशनी में, वात्रक के किनारे, तो वहीं से ये क्वेश्चन आया है, वात्रक नदी किस सूबे में वाक़े है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। चलिए 65 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कर्नाटक की ज़बान क्या है? कर्नाटक की ज़बान कन्नड़ है। क्या है? कन्नड़। चलिए 66 देखते हैं। कीतू किस जुर्म में जेल जाता है? कीतू, कीतू ये अर्जुन अफसाना से आपका एक किरदार है, ये कीतू, और वो पेड़ बहुत ज़्यादा काटता था, मतलब वहाँ पे अर्जुन भी एक पेड़ का नाम है, और वहाँ पे अर्जुन के जैसे बहुत सारे पेड़ थे जिसको कीतू ने और उसके साथियों ने मिलकर काटा था, तो उसी जुर्म में जेल गया था। तो जंगल काटने के जुर्म में, ठीक है, जंगल काटने के जुर्म में वो जेल गया था। 66 का डी होगा। 67 देखते हैं। आसाम में कौन ज़बान बोली जाती है, यानी कौन सी ज़बान बोली जाती है? तो आसाम में आसामी बोली जाती है, सिंपल है ना, और बंगाल में बंगला। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। डोगरी भी कहीं का है, महाराष्ट्र का एक जगह है डोगरी, वहाँ डोगरी बोला जाता है। मैथिली, ये बिहार में बोली जाती है मैथिली। चलिए हम देखते हैं 68, क्वेश्चन नंबर 68, पिशाची अपभ्रंश से कौन ज़बान निकली है? तो पिशाची अपभ्रंश से पंजाबी ज़बान निकली है। कौन सी ज़बान? पंजाबी ज़बान पिशाची अपभ्रंश से निकली है, ठीक है। अगर आप रोशनी का पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे जो भाषा के ऊपर है, अदब के ऊपर है, ज़बान के ऊपर है, तो उसमें पंजाबी एक पोर्शन है, उसमें लिखा है पिशाची अपभ्रंश से पंजाबी ज़बान निकली है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके निसाब से ही, बाहर से कहीं से नहीं। कुछ लोग, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टेक्स्ट बुक तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस ये क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आपके सिलेबस से ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं 69, बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है? तख्लीक का मतलब होता है, असल मतलब होता है पैदा करना, लेकिन यहाँ पे हम समझेंगे कि लिखना, मुसन्निफ़ है ना। तो बारिश की एक सुबह के जो मुसन्निफ़ हैं वो सीताकांत महापात्रा हैं। कौन है? सीताकांत महापात्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। शामिल निसाब नज़म, यानी आपके निसाब में जो शामिल है नज़म, उसका उन्वान वो मुलाकात किस ज़बान की नज़म है? यानी वो मुलाकात उन्वान से एक नज़म है जो रोशनी किताब में आपके है, वो किस ज़बान से है, किस ज़बान से उसका ताल्लुक़, यानी किस ज़बान में पहले लिखे गए थे, बाद में उर्दू में आपका ट्रांसलेट किया गया, तो वो ज़बान है मलयालम। मलयालम में वो मुलाकात लिखी गई थी पूरी नज़म, और बाद में इसे ट्रांसलेट करके उर्दू में लाया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। अब बता देते हैं हम आपको कि ये 71 से 100 तक ऑलमोस्ट सारे का सारा ही ग्रामर पोर्शन से है, ग्रामर से सारे का सारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम इस ग्रामर को तो, इस क्वेश्चन को तो सॉल्यूशन करेंगे ही, सॉल्व करेंगे ही, साथ में इसके बारे में बताते जाएंगे, ताकि आपके दिमाग में अटता रहे कि फ़ेल किसे कहते हैं, माजी किसे कहते हैं, मुस्तकबिल किसे कहते हैं, और जो भी इसमें आने वाले हैं आगे, उन सब के बारे में बताते जाएंगे। थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं ताकि आपके दिमाग में बस जाए या अट जाए, या जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पढ़ेगा किस तरह का फ़ेल है? फ़ेल का मतलब होता है काम, फ़ेल का मतलब होता है काम,
यानी पढ़ेगा किस तरह का काम है। माजी का मतलब होता है पास्ट यानी भूतकाल, और मुस्तकबिल का मतलब होता है भविष्यकाल, और हाल का मतलब होता है वर्तमान काल। और मुजारा ये माजी का एक किस्म है, ठीक है, माजी का एक किस्म है, मुजारा है उसका हिस्सा है। तो यहाँ पे हम 3 ही देखेंगे, यानी माजी का मतलब होता है, माजी का मतलब पास्ट होता है यानी भूतकाल, मुस्तकबिल मुस्तकबिल का मतलब फ्यूचर होता है, और हाल का मतलब प्रेजेंट होता है, हाल का मतलब प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पढ़ेगा आपको गा गेगी, आएगा, जाएगा, देखेगा, ये किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, यानी किस काल से इसका संबंध है। तो मुस्तकबिल फ्यूचर से है ना, भविष्य काल से इसका संबंध है। पढ़ेगा यानी अभी वो काम नहीं हुआ है, अभी वो काम नहीं हुआ है, होगा, तो मुस्तकबिल की बात है, ठीक है। और माजी का मतलब होता है पास्ट यानी हो चुका जो है, जैसे कि मैं कल गया था, ये काम हो गया तो वो माजी में चला जाएगा। और मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यानी ये काम अभी जारी है, तो वो हाल में आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है पढ़ेगा किस तरह का फेल है, तो पढ़ेगा मुस्तकबिल है, कौन सा है, मुस्तकबिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। दर्ज झील में खिताब कौन है। पहले समझते हैं खिताब किसे कहते हैं। खिताब उस नाम को कहते हैं जो हुकूमत की तरफ से एजाज़ी तौर पर दिया जाता हो। एजाज़ी मतलब होता है इनाम के तौर पर खिताब, है ना। जैसे सर सैयद अहमद ख़ां, तो उनका नाम था सैयद अहमद ख़ां, उनका नाम क्या था, सैयद अहमद ख़ां। लेकिन हम लोग सर बोलते हैं साथ में। ये सर जो नाम है ये एक खिताबी नाम है जो हुकूमत ने यानी सरकार ने उनको दिया था। किसी बड़े काम करने पर सरकार एक खिताबी नाम देती है, यानी एजाज़ी नाम देती है, जिसे हम खिताब कहते हैं। तो यहाँ पे खान बहादुर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी देश रत्न थे वो, यानी उनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था। जिसको भारत रत्न पुरस्कार मिलता है उसको देश रत्न कहते हैं। तो उनका ये लक़ब था खान बहादुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है, सरकार ने उनको दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, खान बहादुर, ठीक है। खिताब कौन है, खान बहादुर इनमें से। चलिए आगे देखते हैं। वैसे बता देते हैं कि अमीर शरीयत लक़ब है, शेखू ये उर्फ़ इसे कहते हैं, और शाद ये तखल्लुस है। आगे आएंगे तो बताते जाएंगे कि कौन कौन सा आगे आएगा, आगे टेंशन नहीं लीजिए। 73 मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। तुम कहाँ जाते हो, इसका आंसर ही मिल गया, तुम कहाँ जाते हो। तो 73 का हो होगा क्योंकि है नहीं होगा, तुम के साथ है नहीं क्योंकि ये वाहिद है और ये जमा है। हो ये भी नहीं होगा, है ये भी नहीं होगा। तुम कहाँ जाते हो, असल में ये मुनासिब जो लफ्ज़ है ये यही है, हो, ठीक है। चलिए 74 देखते हैं। मगरिब की ज़िद क्या होगी। मगरिब का मतलब होता है पश्चिम, क्या होता है, पश्चिम। और मशरिक़ का मतलब होता है पूरब। मगरिब मतलब पश्चिम, मशरिक़ मतलब पूरब। जुनूब का मतलब होता है दक्षिण, और शुमाल का मतलब होता है उत्तर। गुरूब का मतलब डूबना होता है। तो मगरिब की ज़िद का मतलब होता है उल्टा, ज़िद का मतलब उल्टा। मगरिब की ज़िद क्या है, यानी मगरिब का उल्टा क्या है, पश्चिम का उल्टा पूरब, इसका मतलब पूरब होता है, ठीक है। मशरिक़ का मतलब पूरब। चलिए 74 का आंसर ए होगा। आगे देखते हैं 75 ईंट से ईंट बजाना का मतलब क्या होगा। ईंट से ईंट बजाना ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है निस्तो नाबूद कर देना। कहते हैं ना हम किसी को लड़ाई में कि मैं तुम्हारे ईंट से ईंट बजा दूंगा, मतलब निस्तो नाबूद कर दूंगा। निस्तो नाबूद यानी बर्बाद, दम सतह से ख़त्म कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं 76 शौक़ का मुतरादिफ क्या होगा। मुतरादिफ का मतलब होता है एक आदमी का 3 नाम। अगर हम मतलब अपने भाषा में बोलें, आम भाषा में, तो एक आदमी का एक से ज़्यादा नाम। शौक़ का मुतरादिफ का मतलब क्या होता है, एक आदमी का, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची शब्द,
जैसे पानी को हम कह सकते हैं जल, पानी को क्या कह सकते हैं, जल भी कह सकते हैं, नीर भी कह सकते हैं, मीर नहीं नीर, है ना। उर्दू में आप भी कह सकते हैं, आब पानी को, माँ भी कह सकते हैं, ये अरबी लफ्ज़ है माँ, तो माँ का मतलब भी होता है पानी, और बहुत सारे लफ्ज़ हैं। शौक़ का मुतरादिफ क्या होगा, तो शौक़ का मुतरादिफ ज़ौक़ होगा। शौक़ का मतलब क्या होता है, ज़ौक़ होता है। शौक़ का मतलब शौक़ का मतलब ज़ौक़, ज़ौक़ का मतलब भी शौक़, यानी दोनों एक दूसरे एक ही चीज़ का नाम है दोनों, ठीक है, शौक़ ज़ौक़। आगे देखते हैं 77। बागीचा इसमें की कौन सी किस्म है। बागीचा, पहले समझते हैं कि ये चारों किसे क्या क्या है। अगर ये चारों के बारे में हम जान जाते हैं तो आसानी से हम क्वेश्चन पहचान लेंगे। इसमें आला, इसमें का मतलब नाम होता है, पहले बता दिए हैं, इसमें का मतलब नाम होता है। आला मतलब होता है औज़ार, औज़ार का नाम, यानी औज़ार का नाम, बागीचा औज़ार का नाम नहीं है। इसमें का मतलब नाम, और सौत का मतलब होता है आवाज़, जैसे कि घोड़े का आवाज़ है हिनहिनाना, बकरी का मिमियाना, तो मिमियाना या हिनहिनाना ये कौन सा इसम है, सौत है, इसमें सौत है ना। मक्की का भिनभिनाना, और अलग अलग चीज़ है, बहुत सारे नाम हैं इसमें सौत, तो ये इसमें सौत भी नहीं है। बागीचा कोई आवाज़ तो है नहीं। इसमें हालिया, जिसके हालात बयान करे, जिससे जैसे कि अच्छा है ख़राब है कंडीशन उसका पता चल जाए, वैसे लफ्ज़ से, तो उसे कहते हैं इसमें हालिया। लेकिन यहाँ पे इसमें मुसग्गर, पहले इसको बढ़िया से हम डिटेल कर देते हैं ताकि क्वेश्चन आता है, क्योंकि ठीक है क्वेश्चन आता है, इसलिए हम इसको बढ़िया से डिटेल कर देते हैं। असगर का मतलब होता है छोटा, असगर का मतलब छोटा, और अकबर का मतलब होता है बड़ा, अकबर का मतलब बड़ा। तो अलिफ को हटा दें, अगर अलिफ को हम हटा दें तो यहाँ पे हम मीम अगर लगा दें, मुकब्बर, मीम लगाए तो मुकब्बर बन गया, क्या बन गया, मुकब्बर। और अगर हम असगर का हम अलिफ हटा दें और मीम लगा दें तो मुसग्गर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मुसग्गर, यानी छोटा। बाग एक बड़ा चीज़ होता है, बड़ा, बागीचा उसका छोटा होता है। बागीचा मतलब छोटा, क्या होता है, छोटा। उसी तरह से और भी 2-3 मिसाल दे देता हूँ ताकि आपके जहन में अच्छे से जहन नशीन हो जाए। एक होता है पतीला, पतीला, पतीला। एक होता है पतीली, ये बर्तन है घर का, पतीली। पतीला क्या हो जाएगा, मुकब्बर हो जाएगा, और पतीली मुसग्गर। ऐसे आपके जहन में रखने के लिए से बता दे रहा हूँ। खैर यहाँ पे बागीचा पूछा गया, बागीचा इसमें की कौन सी किस्म है, तो इसमें मुसग्गर है। कौन सा है, इसमें मुसग्गर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। मिसरे का मतलब बताए थे ही, लाइन, है ना। तो रुबा, अरबा एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है चार, रुबा या अरबा इसका मतलब होता है चार। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, चार, चार मिसरे का ये शेर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79। मदह का ताल्लुक़ किस सनिफ़ से है, मदह का ताल्लुक़ किस सनिफ़ से है। सनिफ़ का मतलब होता है किस्म, है ना। और शायरी, शायरी के बहुत सारी किस्म हैं, जैसे कि हमद है, नात है, मनकबत है, कसीदा है, मरसिया है, गज़ल है, मसनवी है, रुबाई है, बहुत सारे। तो मदह का ताल्लुक़ किस सनिफ़ शायरी से है, यानी शायरी की किस किस्म से है, तो कसीदा से। मदह का ताल्लुक़ कसीदा से। मदह का मतलब तारीफ़ होता है, और कसीदा में तारीफ़ की जाती है किसकी, आम लोगों, मतलब बादशाहों की, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। इसमें जमा की मिसाल है, इसमें जमा, जमा का मतलब होता है बहुवचन, जमा का मतलब बहुवचन। देखिए वाहिद, वाहिद मतलब एक वचन, और जमा मतलब होता है जमा मतलब होता है बहुवचन, यानी एक से ज़्यादा। वाहिद और जमा, वाहिद और
जमा, ये वाहिद है। तो इसमें जमा की मिसाल कौन है इसमें से? फ़ौज एक ही है, वाहिद है। लड़की एक ही है, वाहिद है। औरत एक ही है, वाहिद है। लड़कियां यानी एक से ज़्यादा लड़की है, तो लड़कियां, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें जमा की मिसाल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का होगा बी। कौन सा होगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं? काम करने वाले को क्या कहते हैं? पहले हम समझते हैं फ़ेल, मफ़ूल, फ़ाइल, इसमें किसे कहते हैं? इसमें तो पता ही है, नाम को कहते हैं। इसमें का मतलब होता है नाम। फ़ाइल का मतलब होता है काम करने वाला, काम करने वाला, ठीक है। मफ़ूल मतलब जिस पर काम किया जाए, और फ़ेल मतलब काम, फ़ेल मतलब काम। एक मिसाल देता हूँ यहाँ पे बढ़िया से, ताकि आपके जहन में अच्छे से चले जाए। जैसे एक जुमला है, मैं रोटी खाता हूँ। एक जुमला है, मैं इसमें क्या है, और रोटी क्या है, और खाता हूँ क्या है? मैं यानी फ़ाइल, रोटी खाने का काम कौन कर रहा है? मैं यानी फ़ाइल। रोटी क्या है? खाया किसे जा रहा है? मफ़ूल, ऑब्जेक्ट, मफ़ूल, रोटी को खाया जा रहा है। कौन सा काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है? फ़ाइल कौन सा काम कर रहा है? खाने का काम। इसमें क्या है? खाता। तो फ़ेल क्या है? मतलब काम है। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल। फ़ेल मतलब काम, फ़ाइल मतलब करने वाला, और मफ़ूल मतलब जिस पर किया जाए, है ना, जिस पे उसका असर पड़े, उस काम का असर पड़े, उसे हम मफ़ूल कहते हैं। जैसे एक प्लेट में 5 रोटी रखा हुआ है, 10 मिनट के बाद एक रोटी बच जाता है, 10 मिनट के बाद एक रोटी बच जाता है। तो काम तो हो रहा है खाने का, लेकिन असर किस पे पड़ रहा है? रोटी पे पड़ रहा है। 5 से 1 हो गया, ठीक है। तो काम का असर जिस पे पड़े उसे मफ़ूल कहते हैं, और काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। तो इसमें पूछा गया काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो फ़ाइल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। अगर इसमें अगर गिनती में 1 से ज़्यादा हो तो क्या कहते हैं? यानी 1 हो तो वाहिद कहेंगे, और 1 से ज़्यादा हो तो, सॉरी वामिद लिखा गया, वाहिद, वाहिद, ठीक है। अगर 1 हो तो वाहिद, और 1 से ज़्यादा हो तो जमा। गिनती में 1 से ज़्यादा हो तो जमा। अगर ये लिखा हुआ है, इसमें पूछा गया इसमें अगर गिनती में 1 से ज़्यादा हो तो क्या कहते हैं? 1 से ज़्यादा हो तो जमा कहेंगे, सिंपल। चलिए 83 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। किसी काम के करने का शक किस फ़ेल में मिलता है? किसी काम के करने का शक किस फ़ेल में मिलता है? यानी कौन सा काम, यानी इसमें जो है काम के भी कई सारे हिस्से होते हैं, है ना, फ़ेल के भी। तो उसमें से एक एहतमाली होता है, शर्तिया होता है, अम्र होता है, तमन्नाई होता है। इन सब का मतलब जान जाते हैं, अपने आप क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आप ही बना देंगे, हम क्या बनाएंगे। अम्र का मतलब होता है हुक्म, यानी हुक्म का, कमांड का। यानी मैं कह दूं कि ये काम तुम्हें करना होगा, तुम्हें पटना जाना होगा, यानी मैं हुक्म कर रहा हूँ, उसे पूछ नहीं रहा हूँ बल्कि हुक्म कर रहा हूँ कि तुम्हें जाना होगा, तो ये अम्र हो जाएगा। तमन्ना, तमन्ना यानी काश ऐसा होता, काश मैं वहाँ जाता, काश मैं उसका शादी अटेंड करता, तो वो सब लफ्ज़ जो हैं वो तमन्ना में आ जाएगा, फ़ेल तमन्नाई में, ठीक है। और शर्त यानी कंडीशन लगा दिया जाए कि अगर ये काम करोगे तुम तो वहाँ जाने दिया जाएगा। अगर तुम पास हो जाओगे तो तुम्हें एक बाइक दिला दी जाएगी, अगर तुम पास हो जाओगे तो तुम्हें फ़लाँ जगह ले जाया जाएगा, अगर तुम पास हो जाओ। इसी तरह से कंडीशन किसी चीज़ में लगा देना तो शर्तिया कहला जाएगा, ठीक है। शर्त उसमें जिस जुमले में शर्त हो उसे शर्तिया जुमला कहते हैं, और जिस फ़ेल में शर्त हो उसे शर्तिया फ़ेल कहते हैं। और यहाँ पे एहतमाल का मतलब ही होता है शक। एहतमाल का मतलब ही होता है शक। किसी काम के करने का शक किस फ़ेल में मिलता है? एहतमाली में, एहतमाली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 का ए हो जाएगा, एहतमाली में, ठीक है। चलिए 84 देखते हैं। ज़ील में कलमा कौन है? अब कलमा
और बताते हैं। एक लफ्ज़ होता है, लफ्ज़ दो तरह के होते हैं। लफ्ज़ कितने तरह के? दो तरह का। कौन कौन सा? एक होता है कलमा, एक होता है कलमा और एक होता है मुहमिल। मुहमिल। कलमा को भी हम मौजू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौजू। कलमा को मौजू भी कहते हैं और मुहमिल। लफ्ज़ यानी दो तरह के लफ्ज़ होते हैं, एक जिसका मतलब निकलता है, एक जिसका मतलब नहीं निकलता, सिंपल सी बात। और कलमा उसे कहते हैं जिसका मतलब निकलता हो, मुहमिल उसे कहते हैं जिसका मतलब नहीं निकलता हो। जैसे में वाय का कोई मतलब नहीं है, वाई का मतलब नहीं है, वगड़ा का मतलब कुछ नहीं है। ये कलमा के साथ जुड़ करके भले ही आता है, जुड़ करके, जैसे कि झगड़ा वगड़ा, है ना, आए जाए, इसी तरह से बहुत सारे लफ्ज़ हैं, पानी, वानी। तो ये लफ्ज़ मुहमिल है, कलमा नहीं है। जिसका मीनिंग निकलता हो उसे कलमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। तो झील में वाय कोई मीनिंग नहीं, वाई कोई मीनिंग नहीं, वगड़ा कोई मीनिंग नहीं, और झगड़ा का एक मीनिंग निकलता है, लड़ना जिसका मतलब होता है। ठीक है, तो झील में यानी निम्नलिखित में कलमा कौन है? तो झगड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। अहमद लकड़ी की कुर्सी पर बैठा, इस जुमले में फ़ेल कौन है? अभी अब ऊपर में बताए थे आपको कि फ़ेल किसे कहते हैं? काम को कहते हैं। तो इसमें काम क्या है? अहमद है, कुर्सी है, लकड़ी है या बैठा? बैठा है ना। काम कौन सा कर रहा है? बैठने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, सही जुमला मुंतखब कीजिए। मुंतखब का मतलब होता है चुनना, चुनना। ठीक है, चुनना। मुंतखब का मतलब चुनना होता है। तो सही जुमला कौन सा इसमें है? सही जुमला को चुनिए। जुमला का मतलब वाक्य होता है, हिंदी में उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सही जुमला यानी सही वाक्य पहचानते हैं, कौन सा चुनते हैं। अर्जुन ने देखा, अर्जुन से देखा, अर्जुन देखा, अर्जुन ने देखी। तो यहाँ पे सबसे सटीक जुमला, सबसे अच्छा जुमला और सही जुमला अर्जुन ने देखा है। क्या है? अर्जुन ने देखा। 86 का ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। गाय का मुज़क्कर क्या है? गाय एक मुअन्नस है। मुज़क्कर मुअन्नस किसे कहते हैं? मुज़क्कर का मतलब होता है मर्द, मुअन्नस मतलब औरत। मुज़क्कर का मतलब लड़का, और मुअन्नस मतलब लड़की। मुअन्नस ऐसे लिखाता है, दिखा देते हैं आपको, जिन्होंने नहीं लिखा हो कभी। ठीक है, उनके लिए मुअन्नस। ये नून है फिर नहीं है। ठीक है, तो गाय का मुज़क्कर क्या होगा? भैंस नहीं, भैंसा नहीं, बछड़ा नहीं, बैल। क्या होगा? बैल। गाय का मुज़क्कर बैल, और गाय खुद एक मुअन्नस है। चलिए 88 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। मुतज़ाद अल्फाज की मिसाल है। मुतज़ाद, ये ज़िद, देखिए मुतज़ाद क्या, हम ज़िद लिख रहे हैं, सॉरी, ज़िद और मुतज़ाद, ये दोनों मुतरादिफ अल्फाज है, यानी एक ही चीज़ का दो नाम उल्टा, दोनों का मतलब क्या होता है? उल्टा। दोनों का मतलब उल्टा ही होता है। तो मुतज़ाद अल्फाज की मिसाल है। इनमें से कौन सा मिसाल है? देखिए, दिखाते हैं आपको। ख़त्तो किताबत, ख़त्तो किताबत दोनों एक ही चीज़ है। ख़त मतलब भी लिखना होता है, किताबत मतलब भी लिखना होता है। तो ये मुतज़ाद नहीं है, ये मुतरादिफ है। कौन सा है? मुतरादिफ अल्फाज है ये। हुस्न जमाल, हुस्न का मतलब भी खूबसूरती होता है, जमाल का मतलब भी खूबसूरती होता है, तो ये भी मुतरादिफ अल्फाज है। रंजो गम, रंज का मतलब भी गम होता है, गम का मतलब भी रंज होता है, तकलीफ़ होता है। ठीक है, तो ये भी एक मुतरादिफ है। लेकिन मुतज़ाद यानी एक, जैसे कि ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, तो ये मुतज़ाद है, ऊपर का उल्टा नीचे। तो नशेब और फराज, नशेब व फराज, नशेब का मतलब नीचे और फराज मतलब ऊपर। ठीक है, तो मुतज़ाद अल्फाज की मिसाल है नशेब व फराज, पश्ती से बुलंदी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
89। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? पहले समझते हैं तखल्लुस किसे कहते हैं। शायर का एक छोटा सा नाम होता है जो अपने नज़म के आखिरी हिस्सा में यानी आखिरी शेर में लिखता है। वो अपना नाम, वो खुद से वो अपना नाम रखता है। जैसे असदुल्ला खां गालिब का पहले था असद, बाद में किसी ने कहा कि भाई असद नहीं गालिब रखो, उनके किसी रिश्तेदार ने कहा था, तो बाद में गालिब हो गया। तो गालिब उनका क्या है? तखल्लुस है। अब उनका गालिब का जो भी शेर होगा वो नीचे में आखिरी शेर में वो गालिब ज़रूर कहीं न कहीं मतलब शेर में जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है यानी छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है अपना, उसे कहते हैं मक्ता। क्या कहते हैं? मक्ता। क्या कहते हैं? मक्ता। और मतला कहते हैं गज़ल का पहला शेर को, गज़ल के पहले शेर का जिसका रदीफ़ और काफ़िया एक हो, यानी रदीफ़ और काफ़िया दोनों बराबर हो, उसे कहते हैं मतला। रदीफ़ भी होता है और काफ़ी भी होता है। आगे बताते हैं रदीफ़ और काफ़िया क्या होता है। और हुस्न मतला उसे कहते हैं जो एक गज़ल में अगर दो मतला हो, यानी दोनों में काफ़िया रदीफ़ एक जैसा मिल रहा हो, तो दूसरे वाले शेर को हुस्न मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरे वाले को हुस्न मतला। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? मक्ता कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 हो गया है। अब लिखते हैं 90। कलमा की जामिद की मिसाल। कलमा कहते हैं, जैसे हमने बताया था आपको कि लफ्ज़ का दो पार्ट होता है, एक होता है कलमा, दूसरा होता है मुहमिल। और कलमा के तीन पार्ट होते हैं, कलमा का भी तीन पार्ट होता है। एक होता है जामिद, सॉरी एक मिनट, एक होता है जामिद, एक होता है मस्दर और एक होता है मुश्तक। ठीक है, तो कलमा की तीन किस्म होता है। तो कलमा जामिद की मिसाल यानी इसकी पूछा जा रहा है, इसकी मिसाल कौन सी है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़, लिखना, पढ़ना, सुनना, ये सब फेल में आ रहा है। पढ़ना, सुनना, लिखना, ये सब फेल में आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक ही चीज़ है जो नाम में आ रहा है। इसमें से इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसम का मतलब नाम होता है। तो यहाँ पे नाम के कौन सा है? पहाड़। ठीक है, कलमा जामिद की मिसाल पहाड़। और कलमा जामिद में सिर्फ़ और सिर्फ इसम के बारे में पढ़ा जाता है, इसम के बारे में यानी नाम के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। अहमद पटना जा रहा है, इसमें फ़ेल क्या है? अभी हम बताए थे फ़ेल का मतलब काम होता है। तो अहमद कौन सा काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? सी हो जाएगा। 91 का सी हो जाएगा। अहमद पटना जा रहा है, इसमें फ़ेल क्या है? फ़ेल जा रहा है। अहमद क्या है? फ़ाइल है और पटना क्या है? मफ़ूल है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जा रहा है, सी। 92 देखते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? अभी ऊपर में बताया थोड़ी देर पहले, गालिब एक छोटा सा नाम होता है जो शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है अपना नाम, उसे हम क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, चलिए मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तखल्लुस है। लक़ब उर्फ़ ख़िताब। ख़िताब कब तो ऊपर बता ही दिए हैं कि हुकूमत की तरफ से इजाज़तनामा मिलता है। लक़ब बहुत सारे लोग मिलकर, हुकूमत नहीं, बहुत सारे लोग मिलकर एक किसी शख्स को नाम देता है। जैसे बहुत अच्छा काम कोई किया है तो उसका एक नाम रखा जाता है, बहुत सारे लोग उसे पुकारते हैं उस नाम से, अच्छे नाम से, उसे लक़ब कहते हैं। और उर्फ़ घर वाले नाम, उसको घर वाले या दोस्त उस प्यार से या किसी को चिढ़ाने के लिए भी एक नाम रख देता है। जैसे कि किसी का नाम है कलीमुद्दीन, किसी का नाम क्या है? कलीमुद्दीन, उसे बाद में लोग कल्लू कहने लगे। ठीक है, इसी तरह से एक प्यारा सा नाम होता है, किसी का कुछ और नाम रख दिया जाता है तो वो उर्फ़ में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 93, क्वेश्चन नंबर 93। फ़िक्र की जमा क्या होगी? फ़िक्र की जमा एक वचन नहीं बहुवचन पूछा जा रहा है। तो मुफ़क्किर कहते हैं फ़िक्र करने वाले को, तफ़क्कुर ये भी फ़िक्र को ही कहते हैं, और इफ़कार ये एक से ज़्यादा फ़िक्र यानी फ़िक्र की जमा
इफ़कार होगा। क्या होगा? इफ़कार। चलिए देखते हैं 94, क्वेश्चन नंबर 94। ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है? ज़हीन क्या है? ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन सिफ़त है। क्या है? सिफ़त है। पहले हम समझते हैं कि ज़हीन किसे कहते हैं। मतलब एक खूबी है जो तालिब इल्म के अंदर होता है, यानी स्टूडेंट के अंदर होता है। जैसे कि किसी चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेना, किसी चीज़ को अच्छे से याद कर लेना, उसे ज़हीन कहते हैं, तेज़ कहते हैं, उसी को ज़हीन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक खूबी है, और खूबी इनमें किसका मतलब है देखते हैं। आला का मतलब होता है औज़ार, ज़र्फ़ का मतलब होता है जगह, फ़ेल का मतलब होता है काम, और सिफ़त का मतलब होता है खूबी। तो ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है? खूबी है, सिफ़त है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। तुम आए थे कौन सेगा है? सेगा। अब देखिए सेगा में बहुत सारे लड़के फंस जाते हैं कि सेगा किसे कहते हैं या कैसे पहचानते हैं, किस तरह से पहचाना जाता है। तो देखिए इसमें दो चीज़ देखना होता है, एक होता है वाहिद जमा और दूसरा होता है हाजिर, गायब, मुतकल्लिम। मुतकल्लिम, गायब, हाजिर, मतलब यही सब देखना होता है। तो पहले समझते हैं कि गायब किसे कहते हैं। वाहिद जमा तो समझ गए कि एक वचन और बहुवचन। तुम क्या है? एक आदमी है। तुम लोग कहेंगे तो जमा हो जाएगा, तो तुम क्या है? वाहिद है। आए थे, आए थे यानी किससे बात किया जा रहा है? देखिए हम समझाते हैं बढ़िया से आपको। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जो बोलने वाला होता है उसे कहते हैं मुतकल्लिम। क्या कहते हैं? मुतकल्लिम कहते हैं। बोलने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं। और जो सुन रहा हो उसे कहते हैं हाजिर या मुखातिब। हाजिर या मुखातिब, हाजिर या मुखातिब। ठीक है, मुखातब बहुत से बोलते हैं, खैर उनकी ज़बान है, जैसे बोले मुखातिब बोला जाता है। ठीक है, हाजिर या मुखातिब, जो सुन रहा हो सामने वाले को, और जिसके बारे में बात किया जा रहा हो, जिसके बारे में बात किया जा रहा हो उसे कहते हैं गायब। क्या कहते हैं? गायब। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि तुम आए थे कौन से गा है। पहले तुमको देखना है, तुम पहले देखना है वाहिद है कि जमा है, तो वाहिद है। चलो भाई, क्या है? वाहिद है। आगे देखना है तुम क्या है? मुतकल्लिम है, यानी मुतकल्लिम खुद अपने बारे में बोल रहा है, मैं बोल रहा है नहीं, तुम बोल रहा है, यानी सामने वाले को। ये भी नहीं बोल रहा कि वो रहता तो गायब हो जाता। तो इसके मिसाल के साथ समझा रहा हूँ। मैं पढ़ना जा रहा था, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो ये मुतकल्लिम अपने बारे में बता रहा है। और फिर अगर मुतकल्लिम यानी बात करने वाला सामने वाले को कहे कि तुम यहाँ गए थे, तुम उसको देखे थे, तुम वहाँ खेले थे, तुम वहाँ पढ़ने गए थे, जो भी, तो वो तुम यानी मुखातिब के बारे में ही बता रहा है। लेकिन अगर मुतकल्लिम यानी बात करने वाला मुखातिब यानी सामने वाले को तीसरे के बारे में बताए, जैसे कि वो वहाँ गया था, अहमद वहाँ गया था, है ना, फ़लाने वहाँ गया था, तो तब हम कहते हैं गायब। तो यहाँ पे तुम क्या है? वाहिद भी है और हाजिर भी है। सामने वाले को कहा जा रहा है, सामने वाले के लिए ही, मतलब तुम्हारे बारे में ही कहा जा रहा है। तो वाहिद हाजिर क्या हो जाएगा? वाहिद हाजिर। इसी तरह से बहुत सारे लफ्ज़ आ जाएंगे। वो वहाँ गया था, वो वहाँ गया था, वो वहाँ गया था। मान लीजिए वहाँ गया था, तो वो क्या है? गायब है सबसे पहले। और क्या है? जमा है कि वाहिद है? तो वाहिद है, तो वाहिद गायब हो जाएगा। वो इस जुमले में सेगा कौन सा होगा? वाहिद गायब, वो हो जाएगा। और भी देख लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। मैं वाहिद है या जमा है? तो वाहिद है। अगर हम कहते कि हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जमा हो जाएगा। हम यहाँ इसमें जमा ही ले लेते हैं। एक हम पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, तो हम क्या है? गायब है। पहले देख लेते हैं, गायब बोल रहे हैं। हम क्या है? जमा है। पहले देख लेते हैं वाहिद की जमा है। और हम किसके बारे में कह रहे हैं? अपने बारे में, मुतकल्लिम के बारे में, तो जमा
मुतकल्लिम हो जाएगा। क्या होगा? मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। इसका सेगा कौन सा होगा? जमा मुतकल्लिम। लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तुम आए थे, तुम क्या है? वाहिद है, और क्या है? हाजिर है, सामने वाले कहा जा रहा है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। 96 देखते हैं, माजी बैद की पहचान। बैद का मतलब होता है दूर, बैद का मतलब होता है दूर, यानी बहुत पहले की बात है। माजी मतलब पास्ट, यानी भूतकाल की बात। तो बहुत पहले के कौन, सबसे ज़्यादा पहले का कौन सी बात है? वो आया, वो आया है, वो आया था, या वो आता था? तो वो आया था, यानी बहुत पहले की बात कहा जा रहा है, माजी बैद। ठीक है। जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत ही तफसील से पढ़ाएंगे इसको। ठीक है। ग्रामर को ऐसे भी वैसे भी हम बहुत तफसील से ही पढ़ाते हैं, एक एक चीज़ को जब तक समझा ना दें सामने वाले को तब तक छोड़ते भी नहीं हैं। चलिए आगे देखते हैं। 97 का आंसर होगा कुन्नियत। इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? कुन्नियत की मिसाल है। किसकी मिसाल? कुन्नियत की। अब देखते हैं 98, इसमें तादाद की पहचान कीजिए। तादाद का मतलब होता है गिनती। क्या होता है? गिनती। तो इसमें कौन सा गिनती का मिसाल है, कौन सा गिनती का नाम है? 11, ये गिनती का है। ठीक है। इसमें तादाद की पहचान कीजिए, गिनती, सी हो जाएगा 98 का। आगे देखते हैं 99, कुफ्र की ज़िद बताएं। ज़िद का मतलब उल्टा होता है। कुफ्र मतलब होता है ना मानना, और ईमान का मतलब होता है मानने वाला। ईमान का मतलब मानना और कुफ्र का मतलब ना मानना। और जो कुफ्र करे उसे काफिर कहते हैं, और काफिर की जमा है कुफ़ार। और जो ईमान लाते हैं, यानी जो मानते हैं, अल्लाह ताला को मानते हैं, तो ईमान वाले हो गए। तो जो ईमान वाले का कहते हैं, यानी जो जिसने ईमान लाया उसे कहते हैं मुस्लिम। ठीक है। काफिर की जमा हो जाएगा कुफ़ार, और ईमान का जमा हो, ईमान जो यानी ईमान लाने वाले को हम मुस्लिम कहते हैं। और कुफ्र की ज़िद क्या हो जाएगा? ईमान हो जाएगा। कुफ्र की ज़िद ईमान। ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 100 देखते हैं। रुबाई की जमा क्या होगी? रुबाई की जमा होती है रुबाइयात। क्या होती है? रुबाइयात। और एक होता है वाहिद। वाहिद का मतलब होता है एक, जमा मतलब होता है एक से ज़्यादा, और जमाउल जमा मतलब होता है जो जमा का भी जमा हो, जमा का भी जमा हो, जमाउल जमा उसे कहते हैं। जैसे एक मिसाल है रस्म, उसका जमा होता है रसूम, और जमाउल जमा यानी इसका भी जमा होता है रसूमात। ठीक है। रुबाई की जमा हो क्या होगी? रुबाइयात। तो आज हम लोगों ने 51 से 100 तक का क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने किया। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और इसके आगे भी ऑब्जेक्टिव बहुत सारे अपलोड किए जाएंगे। ये सिर्फ 2 ही अभी हुए हैं 10th का, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अलहरा क्लासेस को, और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें हम, तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए, और आपके पास, आपके मोबाइल में या किसी सिस्टम में आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है।